ओके जी। कैफ थ्री डाटा सिस्टम एंड दिस लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक चैप्टर 1 कवर कर लिए। चैप्टर 1 के जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। उसके काफी सारे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए। दो आपके पास एक असाइनमेंट भी, दो असाइनमेंट्स हैं इनफैक्ट। एक है जो आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन। और दूसरा जो मैंने आपको एक एडिशनल असाइनमेंट ग्रुप के अंदर शेयर की थी, तो वो आपने सैटरडे को सबमिट कर देनी है। वो इफेक्टिवली वो असाइनमेंट करने से आपकी जो नेक्स्ट वीक जो आपका टेस्ट है उसकी भी एक तरह से तैयारी हो जाएगी। और जो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होंगी सॉल्व करते हुए, तो वो हम फिर इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस कर लेंगे जब आपके असाइनमेंट्स जो है सबमिट हो जाएंगे। इसको कोशिश कीजिएगा कि असाइनमेंट को बिल्कुल लास्ट डे के ऊपर नहीं छोड़ना, कि बिल्कुल आखिरी टाइम के ऊपर वो सॉल्व करे, वरना उसका वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, वो बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा जी। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हमने कवर क्या करना है, चैप्टर 1 के बाद वैसे सीक्वेंस में क्या बनता है चैप्टर 2। लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा कि असल में ज्यादा अप्रोप्रिएट सीक्वेंस मेरी जजमेंट में ये था कि चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 आता। ठीक है। सो और उसका लॉजिक बेसिकली अभी आपको जब जैसे ही हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स आज की दुनिया का एक बहुत की वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और डेटा एनालिटिक्स का ये जो चैप्टर है, इनफैक्ट दो चैप्टर, चैप्टर 3 डेटा एनालिटिक्स पे है, और फिर चैप्टर 4 जो है इसके बाद, चैप्टर 3 के बाद हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 जो है वो बिग डेटा के ऊपर है, और वो भी बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट की क्या है आगे एक्सटेंशन। ठीक है। तो अगर मुझसे वैसे आप मुझसे किताब बनवाई जा रही होती तो मैं चैप्टर 3 और 4 को एक ही चैप्टर में भी किया जा सकता था। बट एनी हाउ, इस चैप्टर को डिस्टिंग्विश करने का प्रोबेबली शायद एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसकी टेस्टिंग कैसे होनी है। P2T1 मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। अच्छा, और चैप्टर भी क्योंकि छोटा ही है अगर आप देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली जो आपके पास चीजें शामिल हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा पहले देखें, तो इसके अंदर हम चैप्टर का हेलीकॉप्टर व्यू ले तो पहली चीज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। एनालिटिक्स का वर्ड निकला है एनालिसिस से। एनालिटिक्स का वर्ड किधर से निकला? एनालिसिस से। मतलब डेटा का एनालिसिस। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि हमने चैप्टर 1 में डेटा की जब टाइप्स पढ़ ली, स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, सोर्सेज पढ़ ली, तो अब उस डेटा का एनालिसिस ही अगली चीज होनी चाहिए। और अगर आपको चैप्टर 1 का जो पहला एरिया हमने इंट्रोडक्शन टू डेटा कवर किया था, उसमें याद है हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसके अंदर हमने देखा था कस्टमर के बारे में इनसाइट्स मिलती हैं डेटा को एनालाइज करने के नतीजे में। बिजनेस डेटा की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली उस तमाम के लिए क्या रिक्वायर्ड है, डेटा का एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स का फिर हम एक साइकिल कवर करेंगे। साइकिल क्या है कि डेटा एनालिटिक्स की साइकिल क्या होती है। वहां पर भी एक चीज देखें, स्टार्ट कहां से हो रहा है? कलेक्शन से। हमने वहां पे सीखा था ना कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी डेटा है, तो वो सर्वेज से भी कलेक्ट हो सकता है, वो इंटरव्यूज से भी कलेक्ट हो सकता है, वो ऑब्जर्वेशन से भी कलेक्ट हो सकता है, वो फीडबैक। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेटा कलेक्शन। तो इस वजह से भी इसका डायरेक्ट नेक्सस जो है वो चैप्टर नंबर 1 से बनते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास स्टेजेस हैं, क्या स्टेजेस इन्वॉल्व हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर। उसके बाद जो, अगर आप मुझसे पूछें मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ चैप्टर है सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये क्या है? डेटा एनालिटिक्स की स्टेजेस हैं।
कि जो डाटा का एनालिसिस होता है ना, वो भी फेजेस के अंदर होता है। हम देखेंगे कि वो फेजेस क्या है। अभी ये नाम बड़े मुश्किल लग रही हैं, लेकिन जब आप इन इन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप कहेंगे अच्छा बस ये था। मैंने आपको बताया था ना कि इस चैप्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल, पिछली क्लास में हमने एक वर्ड सीखा था, सोशल मीडिया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आज मैं आपको व्हाट्सएप एपीआई, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, आज मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप एपीआई की। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो कॉन्सेप्ट है क्या। तो जब आप थोड़ा सा उसको गो थ्रू करेंगे तो कहने से मुराद है कि ये वर्ड्स शायद टेक्निक, अब एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वर्ड मुश्किल है। या पहली दफा जब जब वर्ड सुना था एनएलपी, एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन जब समझा, और अब और कुछ नहीं तो वो जो मेरी पोस्ट के ऊपर उसने सेंटिमेंट एनालिसिस करके दिया हुआ था वो तो याद रहेगा ना। इसका मतलब है सेंटिमेंट एनालिसिस इंशाल्लाह ताला जानबूझ के इस तरह की एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, ताकि वो आपके कॉन्सेप्ट ना माइंड में स्टिक करे और उसमें एक इंटरेस्ट भी बढ़ जाए। क्योंकि रियल वर्ल्ड मतलब मैं तो इसको, अगर मैं इसको एज अ बिजनेस देखूं तो मैं तो इसको एज अ बिजनेस एक्सपीरियंस करता हूँ। तो ये चीज होगी। अच्छा, उसके बाद फिर कोई चीज आएगी डेटा एनालिटिक्स मैच्योरिटी मॉडल। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। और लास्ट क्या है, इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। शुक्रिया। इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, जिसके अंदर एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस को हम कवर करेंगे। तो हम अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो पहली चीज है वो क्या थी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ये आपको पहले से ही मैं कहीं ना कहीं बता चुका हूं क्या है प्रोसेस, इसलिए एग्जाम्पल पे नहीं जा रहा। जरा डेफिनेशन देखें क्या है, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स टू अनकवर ट्रेंड्स, पैटर्न्स, इनसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। इसकी कोई एग्जाम्पल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली और आप बता सकते। दोबारा डेफिनेशन रीड करें, इसकी कोई एग्जाम्पल। ओरिएंटेशन क्लास में जो हमने एग्जाम्पल्स कवर की। शाबाश, सेम एग्जाम्पल। असल में अगर आपने एक एग्जाम्पल, मैं सब्जेक्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, अगर आप एक एग्जाम्पल समझ लेना तो आप उसको किसी भी इंडस्ट्री पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप कॉलेज की एग्जांपल समझ लें तो फिर आप उसको रिटेल पे अप्लाई कर दें। कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, रिटेल में कस्टमर्स हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हैं, एफबीआर की वेबसाइट पे डाटा डाल रहे हैं तो आप टैक्स पेयर हैं। तो आप बस वो कैपेसिटी बदलती जाएगी। वही बैंक है तो आप अकाउंट होल्डर है फॉर एग्जांपल। तो एक एग्जांपल समझ लेना तो वो आप क्या कर सकती हैं, रिपीट कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उनके पास डाटा था ना, जिसके अंदर रिकॉर्ड हुआ हुआ था ये कस्टमर क्यों नहीं आया, इसकी मीटिंग थी, ये कस्टमर था इस स्कूल में फंस गया, ये कस्टमर था इसका ये मसला था, वो जो बिजनेस रिलेटेड या मीटिंग्स की वजह से या वर्किंग डे होने की वजह से वो नहीं आ सका। डेटा सेट था, उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने का मतलब होता है चेक करना, एनालाइज करना। तो उसमें से एक पैटर्न नजर आया। एक इनसाइट का मतलब होता है किसी, डाटा तो पड़ा हुआ था लेकिन पता नहीं था कि ये इतना बड़ा रीजन है। तो उससे क्या मिला, एक इनसाइट मिली, एक अंडरस्टैंडिंग मिली। और उससे क्या की फिर, डिसीजन मेकिंग उन्होंने की थी। क्या डिसीजन लिया था, संडे को ओपीडी क्लिनिक्स ओपन करें। बात समझ में आ रही है कि डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है कि जो डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, सिस्टम्स के अंदर, डेटाबेसेस के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, जो डाटा आपके पास पड़ा हुआ है उसमें से आप मैसेजेस एक्सट्रैक्ट करते हैं कि ये
जो डाटा होता है ना, आपने डाटा जो है ना वो होती है शायरी, आपने उससे गाना बनाना होता है। डाटा के अंदर ना म्यूजिक होता है, आपने बेसिकली वो एज अ बिजनेस लीडर आपने वो म्यूजिक बोर्ड को सुनाना होता है कि ये जो डाटा पड़ा हुआ है ना ये असल में, क्योंकि बोर्ड जो है वो आपका सपोज टन्स ऑफ डाटा तो नहीं देख सकता, आपने तो उसमें से की मैसेज एक्सट्रैक्ट किया और वो बोर्ड को बताया और उसकी बेसिस पर क्या करवाया, फैसला। बात थोड़ी सेंस बना रही है? तो प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा सेट्स किस चीज के लिए, टू अनकवर ट्रेंड्स पैटर्न्स एंड इनसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब ये जो डाटा एनालिटिक्स हैं, इसके फॉर्मेट्स डिफरेंट हो सकती हैं। सिंपल एनालिसिस भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी हो सकते हैं, इसमें बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के टूल्स भी यूज हो सकते हैं और बिल्कुल सिंपल टूल से भी ये एनालिसिस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमने एक सिंपल एनालिसिस क्या किया कि स्टूडेंट्स के ना हम एक सेशन में टेस्ट के रिकॉर्ड्स रखते रहे और उनकी अटेंडेंस रखते रहे, और बाद में हमने जब उनका रिजल्ट आया तो उनका रिजल्ट आगे प्लॉट किया कि कौन पास है कौन फेल है। अब ये अगर मैं सिर्फ इसको प्लॉट करके फाइल को क्लोज कर दूं तो मेरे ख्याल में मैंने इसके ऊपर कुछ एनालिसिस नहीं किया। अगर मैंने डेटा एनालिटिक्स करनी है, अनकवर, अनकवर का मतलब है ये जो डाटा पड़ा हुआ है ना अभी इसके ऊपर समझे एक कवर लगा हुआ है, एक कवरिंग शीट लगी हुई है, इसके अंदर लेकिन कुछ मैसेजेस छुपे हुए थे। वो क्या थे कि जब मैंने अटेंडेंस और टेस्ट के रिकॉर्ड्स को कोरिलेट किया पास फेल के साथ, तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के ट्रेंड्स पैटर्न्स और इंसाइट्स मिली। इंसाइट्स मतलब जानकारी, जानना, पता ये जब सिर्फ वो डाटा पड़ा पता था, ये बातें नहीं पता थी जो अब मैं आपको बताने लगा, इससे पता ये लगा कि ऑन एवरेज पास होने वालों में से 80% लोग वो थे जिनकी अटेंडेंस रेशियो अच्छी थी और जिन्होंने क्लास टेस्ट और मॉक्स अटेम्प्ट किए हुए। इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमने डिसीजन क्या लिया, इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर डिसीजन लिया कि पासिंग रेशियो तो बढ़ाना है, तो फाइन्स और पेनल्टीज इंपोज की जाएं अगर टेस्ट नहीं दिए जा रहे। तो क्या किया जाए, फाइन्स और पेनल्टीज इंपोज किया जाए, वो एक डिटरेंट होगा, लोगों को रोकेगा टेस्ट मॉक ना अटेंड। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि डेटा एनालिटिक्स की हरकत क्या है, ये डेटा पड़ा हुआ है किसी काम का नहीं है जब तक उसका एक तनकीदी तज्जियाती जायजा ना लिया जाए कि ये डाटा मैसेज क्या दे रहा है। और इसमें अगर आप देखिए रेंजेस फ्रॉम सिंपल समराइजेशन टू एडवांस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स, ये पता नहीं क्या होते हैं लेकिन ये पता है मशीन लर्निंग का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है ये कोई एआई रिलेटेड चीज हो। ये क्या होगी, कोई एआई रिलेटेड चीज होगी। जैसे ह्यूमन लर्निंग कहते हैं कि ह्यूमंस लर्न कर रही हैं, तो मशीन लर्निंग है कि मशीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा से खुद लर्न कर रही हैं। बस सिर्फ ह्यूमन की जगह रिप्लेस क्या कर दिया, मशीन। तो इसकी रेंज को हम इंशाल्लाह आगे कवर करते हैं। अच्छा, अब जो डेटा एनालिटिक्स की 7 स्टेजेस हैं, जो डेटा एनालिटिक्स साइकिल की 7 स्टेजेस हैं, वो बेसिकली क्या है, उसका एक निमोनिक भी आपको दे दिया है, क्योंकि अगर ये एक उस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें वो आपसे ये स्टेजेस पूछ ले, क्योंकि इस चैप्टर में से क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जिस चैप्टर में से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है डाटा एनालिटिक्स साइकिल का, ये बात तो आपको पहले ही पता है। अगर मैं इस डेफिनेट कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, ये वाला जो पार्ट, तो ये तो आपको पता है कि ये डाटा एनालिटिक्स में हम यही कर रहे हैं ना। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, चेंज करना।
ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है? चेंज करना। कि आपके पास रॉ डाटा पड़ा हुआ था, आपने उसको एक्शनेबल इनसाइट, ये जो वर्ड है ना एक्शनेबल इनसाइट, जब आपने एक्शन लिया मतलब आपने कोई डिसीजन कर लिया और उसको इम्प्लीमेंट। तो अगर आप वापस से डेफिनेशन पे जाएं तो क्या था? एग्जामिनिंग डाटा सेट्स, इनसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। इस पूरे एक्सप्रेशन को उसने किस वर्ड में चेंज कर दिया? एक्शनेबल इनसाइट। ठीक हो गई बात। तो साइकिल का क्या मकसद है डाटा एनालिटिक्स की? कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच क्या हो? एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो जिसके तहत आपकी ये डाटा एनालिटिक्स की साइकिल चले। ठीक है, एक क्या हो? सिस्टमैटिक अप्रोच हो। सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू एक्शनेबल इंसाइट। अब ये साइकिल क्या है? ये साइकिल क्या है? ये साइकिल है इटरेटिव। ये साइकिल क्या है? इटरेटिव है। इटरेशंस क्या होती हैं? इटरेशंस वैसे मैथमेटिक्स में एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर कवर होता है। आपको सिर्फ ये पता, इटरेटिव के वर्ड से ये समझना है कि ये एक सीक्वेंस में है स्टेजेस, और ये सीक्वेंस वर्टिकली भी है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स भी है और वर्टिकली अपवर्ड्स भी है। मतलब अगर मुझे सेकंड स्टेज से कोई नई इंफॉर्मेशन मिली तो मैं वापस फर्स्ट स्टेज पे भी जा सकता हूँ। फर्स्ट स्टेज नॉर्मल सीक्वेंस इटरेशन का मतलब ये है, फर्स्ट स्टेज होगी, फिर सेकंड स्टेज होगी, फिर थर्ड स्टेज। लेकिन थर्ड स्टेज में मुझे कोई नई मालूमात मिलती है तो मैं वापस सेकंड स्टेज को जाकर पहले अपडेट करके फिर थर्ड स्टेज को रीपरफॉर्म कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब डाटा एनालिटिक्स की जो साइकिल है उसकी पहली स्टेज क्या है? इस टाइम हम समझ रहे हैं उसकी पहली स्टेज, जो कि मेरे ख्याल में सबसे आसान है और आपको पता भी है। क्या है? डाटा कलेक्शन। देखिए, आपने अगर कोई डाटा को एनालाइज करने, हम कह रहे हैं डाटा पे एनालिटिक्स परफॉर्म करने हैं, उसमें से ट्रेंड्स पैटर्न है, पहले डाटा अवेलेबल तो, डाटा खुद से अवेलेबल तो नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। और डाटा कलेक्ट करने की जो सोर्सेज है वो बेसिकली आपके पास ये चार मेन सोर्सेज हैं डाटा कलेक्ट करने की, जिसमें से कुछ सोर्सेज का आपको ऑलरेडी आइडिया, मतलब डेटाबेसेस। ये जो आपका पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, दुकान पे आप जाते हैं तो वो जो उनका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है जहां पर आप पेमेंट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है एक डेटाबेस के अंदर। वो अक्सर आपसे पूछते हैं अपना फोन नंबर बताएं, अपना नाम बताएं, ताकि वो ये सारा डाटा, जो डाटा है वो स्टोर कर ले, रिकॉर्ड कर ले। और इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। ये क्या है? डेटाबेस। इसका मतलब है डाटा कलेक्ट कहाँ हो रहा है? डेटाबेसेस के अंदर। दूसरी चीज सर्वेज। गूगल फॉर्म पे आप भी चाहें किसी टॉपिक के बारे में आप सर्वे कर सकते हैं। तो इसी तरह बिजनेसेस भी कस्टमर एक्सपीरियंसेस के बारे में क्या कर सकते हैं? सर्वेज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन क्या है, स्टूडेंट को समझ आ रही है नहीं, जब ये 1 मंथ क्लोज होगा तो हम ये सर्वे करेंगे जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सेटिस्फाइड टू नॉट सेटिस्फाइड तक की डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। ये जो सेटिस्फाइड से नॉट सेटिस्फाइड तक की डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, ये ऑर्डिनल डाटा होगा, नॉमिनल डाटा होगा। ये क्योंकि ऑर्डर है ना, एक सीक्वेंस है, तो ये ऑर्डिनल। इस तरह मैं करूंगा कि एकदम से पुराने चैप्टर्स को कनेक्ट, पिछला चैप्टर भी तो पेपर में आने है ना। उसके बाद आपके पास तीसरी चीज क्या आ जाती है? सेंसर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे एम्प्लॉयज को कार्ड दिया होता है, वो उसको स्क्रीन उस पर दिखाते हैं, बायोमेट्रिक अरेंजमेंट होते हैं, वो सेंस करते हैं उस चीज को, या फेस रिकग्निशन डिवाइसेस होती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? सेंसर। इसी तरह आप स्टोर में एंटर हो रहे, वहां पे भी सेंसर लगे होते हैं, और वो ऑटोमेटिकली काउंटिंग कर रहे होते हैं कि कितने लोग एंटर हुए, कितने लोग एग्जिट हुए, ताकि देखा जा सके बाद में कि एंटर हुए थे पूरे दिन में 100 लोग, परचेजिंग की खाली 5 लोगों ने। बात समझ में थोड़ी सी आ रही है? तो इससे नंबर ऑफ विजिटर्स को ट्रैक ट्रैक किया जाता है। इसी तरह ये जो मोटरवे पे एम टैग
का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, या समटाइम्स पार्किंग के लिए अगर आपको एक डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट अवेलेबल है ना, तो वो हर एक ताकि उसको ना यूज करे, तो आपको एक कार्ड दिया जाता है, वो आप उसको स्कैन करती हैं, तो वो सेंस, बेसिक सेंसर वर्ड क्या है, जो कोई डिवाइस हो जो सेंस कर ले, तो उसने वो डाटा सारा क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो आप वो जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, आप सेंट्रल कंट्रोल रूम जो होता है उससे पूछ सकते हैं ये बंदा बिल्डिंग के अंदर है या बाहर है, तो उस वो अपने इस डेटा की बेसिस पे आपको ये चीज बता सकते हैं। तो बात थोड़ी सी समझ में आ रही है। इसके बाद आपके पास चौथी चीज क्या है, वेब स्क्रैपिंग। ये वेब स्क्रैपिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। फॉर एग्जांपल आपने खरीदना है मोबाइल फोन, तो एक तरीका ये है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर उसकी प्राइस चेक करें, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक अपने पास टेबल बनाएं कि फला जो आउटलेट है उस पे इतने का मिल रहा है, फला आउटलेट पे इतने का मिल रहा है, फला आउटलेट पे इतने का मिल रहा है। तो बात समझ में आ रही है। ये बेसिकली आपने क्या पूरी डाटा गैदर कर लिया और उसको मैनुअली ये काम कर लिया कि एक एक्सेल के ऊपर शीट बना लिया, एक कागज पे फॉर एग्जांपल ये सब कुछ नोट है। सोचें यही काम अगर ऑटोमेट हो जाए, कंपनीज क्या इंटरेस्टेड होती है अपने कंपेटिटर्स के बारे में डाटा गैदर करने के लिए। कंपेटिटर्स क्या होती हैं, जो कि वही काम कर रही हैं जो आप कर रही हैं, और आपका और उनका आपस में क्या कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जैज का कंपेटिटर यूफोन, जोंग, टेलीनॉर, ये करेक्ट है ना? तो ये कंपेटिटर्स हैं आपस में। तो वेब स्क्रैपिंग क्या है कि वो अपने कंपेटिटर्स का डाटा उनकी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली उठा के और उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट कर देते हैं, और आप उसके ऊपर मजीद एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना है ना। तो वेब स्क्रैपिंग क्या है, पुलिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली। जो इसमें चीज इंपॉर्टेंट है ना वो क्या है, ऑटोमेटिकली, रादर देन कॉपिंग इट मैन्युअली। और फिर उसको सेव कैसे फॉर्मेट में कर लेना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कर लेना। आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स नजर आती होंगी, आप सोच रहे होंगे कि सर किस जमाने की बात कर रहे हैं कि हम एक एक वेबसाइट को विजिट करें। आजकल तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप उस पर सिर्फ जाएं, ये सारा कंपैरिजन पहले से हुआ होता है। आपके ख्याल में वो क्या एक एक वेबसाइट पे जाके ये चीजें कलेक्ट कर रहे होते हैं? नहीं, वो यही वेब स्क्रैपिंग टूल्स यूज कर रहे होते हैं कि ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू डिफरेंट वेबसाइट से डाटा कॉपी कर लेते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पे प्रेजेंट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है कि वेब स्क्रैपिंग क्या है? स्क्रैपिंग होता है ना उतारना, तो बेसिकली वो उतार रहे हैं, नकल कर रहे हैं उस डाटा की, लेकिन वो कैसे रहा है, ऑटोमेटिकली। और फिर उसको सेव किस फॉर्मेट में किया जा रहा है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको बेतहाशा ऐसी चीजें मिलेंगी। ये जो चीजें हम इधर कवर कर रहे होते हैं ना, आप इसको मजीद इनहेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको आज जाकर सर्च करें, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आप मजीद अपना इंटरेस्ट डेवलप करें तो थोड़ा सा टाइम जरूर रखें, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जिसमें आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनको थोड़ा सा सर्च करें, तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और एग्जाम्पल्स का मकसद बेसिकली क्या है, रिटेंशन, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और रिटेंशन। अच्छा, जो डाटा है उसके, ये तो हमें पहले से ही पता है वो स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो सकता है। अच्छा, डाटा कलेक्ट हो, डाटा क्या हो गया, जमा हो गया। अगली चीज क्या है, डाटा की क्लीनिंग, क्लींजिंग, स्क्रबिंग, सब एक ही बात। डाटा की क्लीनिंग, क्लींजिंग, स्क्रबिंग। ऊपर भी वर्ड स्क्रबिंग था? नहीं, ऊपर वर्ड था स्क्रैपिंग। मतलब ये तीनों वर्ड्स इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, तीनों आपकी किताब में यूज हुए हुए हैं, तो वो कोई डिफरेंट वर्ड, समटाइम्स आई कैप इस चीज पे खेल जाता है कि सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ था क्लीनिंग, वो वर्ड यूज कर ले डाटा स्क्रबिंग, तो वहां से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको तीनों वर्ड याद, ये तो देख रहे हैं दोनों आसान है। क्लीनिंग में बस एस ऐड करेंगे तो क्लींजिंग बन जाएगा,
जो याद रखना है वो क्या है, स्क्रबिंग। तो इधर क्या पर्पस है, इसका पर्पस है कि जो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, वो तो एक रॉ फॉर्म में कलेक्ट हो गया, लेकिन अब आपने उसको ना डाटा को रिफाइन करना है, डाटा को नीट एंड क्लीन करना है। इससे क्या मुराद है, डुप्लीकेट्स रिमूव करने में। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का नाम 4 दफा आ रहा है डेटाबेस में, तो डुप्लीकेट मेरे ख्याल में रिमूव होना चाहिए, वो आपके एनालिसिस को वरना करप्ट कर देगा। वो हमने एक वर्ड पिछली क्लास में भी शायद मैंने आपको बताया था, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो वो आपका डाटा को, क्योंकि आगे आपने अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव माइंड में रखना है ना, कि आप आगे जाकर आपने इस डाटा पे क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो हैंडल मिसिंग वैल्यूज, फॉर एग्जांपल जो आपका बैंक होता है, वो आपको एक इतना बड़ा फॉर्म देता है भरने के लिए, अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें कुछ वैल्यूज को तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन आप उसको फॉर्म भर के देते हैं ना, तो उसने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब या तो वो उसी टाइम चेक कर लेगा और आपको कहेगा कि सर ये वाला CNIC का कॉलम आपने लाजमन फिल करना है, या सोर्स ऑफ इनकम लाजमन बताएं, सोर्स ऑफ इनकम लाजमन बताएं कि ये पैसा कहाँ से आया है। अच्छा, समटाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया कि कस्टमर्स रजिस्ट कर रहे होते तो वो आगे से जवाब देते, सर ये स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है। वो स्टेट बैंक के ऑडिटर्स आएंगे, हमारी सर्जनिश होगी, वो हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखेंगे, हमारे ऊपर फाइन पेनल्टी इंपोज करेंगे, ये डाटा आपने भरना है। तो क्या है, ये डाटा क्लीनिंग, कि जो आपने कलेक्ट किया डाटा उसको क्लीन किया जाए, डुप्लीकेट्स खत्म किए जाए, हैंडल मिसिंग वैल्यूज, कोई एरर्स है अगर उसके अंदर, कोई एरर्स है अगर उसके अंदर, तो उसको करेक्ट किया जाए, इंक्लूडिंग नॉर्मलाइजिंग फॉर्मेट्स के एक स्ट्रक्चर्ड एक सिमिलर फॉर्मेट के अंदर डाटा। फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि एम्प्लॉय के नेम के कॉलम में या कस्टमर के नेम के कॉलम में उसका एड्रेस आ रहा है, तो फॉर्मेट नॉर्मलाइज्ड हो। डेट का डेट का एक ही फॉर्मेट हो, डेट लिखने के डिफरेंट तरीके हैं ना, आपको पता है, लेकिन वो एक ही फॉर्मेट में लिखे हो, वरना सिस्टम शायद उसको सही तरीके से प्रोसेस ना कर सके। कुछ लोग होते हैं वो लिखते हैं June 30th, 2016, कुछ लिखते हैं 30.06.2016, तो एक ही फॉर्मेट हो, कुछ लिखते हैं 6/30/2016, तो फॉर्मेट एक ही सिंगुलर फॉर्मेट हो। इससे क्या होगा कि जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, उस एनालिसिस की जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है वो इनहेंस हो जाएगी। पहली चीज क्या थी, डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा बेसिस के थ्रू, सर्वेज के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, और वेब स्क्रैपिंग के थ्रू। और फिर अगली चीज क्या है, जो कलेक्ट किया डाटा उसको क्लीन करेंगे। अच्छा, अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप रिलेट करता है डाटा एक्सप्लोरेशन, कलेक्टेड डाटा, और अब एक नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में। तो अब आप उस डाटा को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करने का मतलब होता है जानना उस डाटा के बारे में, इस डाटा में क्या ऐसे ट्रेंड्स पैटर्न्स मौजूद हैं जो मुझे समझने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, वो जो मैंने आपको यूके के एक रिटेलर की एग्जांपल दी थी, जिन्होंने नैपीज की इनवॉइसेस और बियर की इनवॉइसेस को आपस में कंपेयर किया था, और वहां से एक्सप्लोर किया, जाना कि अच्छा ये सेम टाइम पे सेल हो रही है और इसके पीछे ये लॉजिक। तो ये क्या है, एक्सप्लोर करना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करना, और इवन क्या आइडेंटिफाई करना, आउटलायर्स आइडेंटिफाई करना इन अ डेटा सेट बिफोर एडवांस्ड एनालिसिस। ये जो डेटा एक्सप्लोरेशन है, ये कोई एडवांस्ड एनालिसिस नहीं है, ये जो डाटा एक्सप्लोरेशन है ये कोई एडवांस्ड एनालिसिस नहीं है, ये तो जिसको कहते हैं ना एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें हम सिर्फ पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स और आउटलायर्स आइडेंटिफाई करें। पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स तो आपको समझ में आ गया, एक वर्ड इधर यूज हुआ है आउटलायर्स। ये जो वर्ड है ना आउटलायर्स, ये भी वर्ड स्टेटिस्टिक्स के अंदर यूज होता है, शायद आप लोगों ने क्वांटिटेटिव मेथड्स में तो नहीं ये वर्ड सुना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डाटा सेट देता हूं, 1 2 3 4
इस डाटा सेट के अंदर ये 5 नंबर्स हैं, क्या आप मुझे इसमें से आउटलायर पहचान के बता सकते हैं? 500,000। आई थिंक जो 5 लाख का नंबर है इस डाटा सेट के अंदर, 5 आउटलायर मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यूज। इस डाटा सेट के अंदर एक और वैल्यू हो अगर -300,000 की, तो वो भी आउटलायर होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज। बात समझ में आई? तो जब आप डाटा को इनिशियली, ये डाटा एक्सप्लोरेशन जो है ना, वो बेसिकली क्या है? इनिशियल एनालिसिस, जिसके थ्रू क्या है, अभी एडवांस्ड एनालिसिस चाहिए, पहले की स्टेज है जिसमें हम सिर्फ डाटा में से पैटर्न, रिलेशनशिप, मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। डाटा एक्सप्लोरेशन की स्टेज सिर्फ वो है, वो जो मैंने आपको यूके रिटेलर की एग्जांपल दी थी, कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि नैपीज और बियर की सेल में कोई रिलेशनशिप है। आगे फिर डिटेल्ड एनालिसिस अभी करना बाकी था, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके नहीं पकड़ी गई थी बात। ये पता लगा इनमें जरूर कोई ताल्लुक है, क्योंकि 5 से 8 बजे के दौरानिए में दोनों की सेल्स में एक इंक्रीज। और तो बेसिकली डाटा एक्सप्लोरेशन के लिए क्या चीजें यूज होती हैं? स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट टूल्स यूज होंगे, विजुअलाइजेशन। विजुलाइज करने का क्या मतलब होता है? कोई तस्वीर से मुराद कोई टेबल, जिसके थ्रू आप क्या कर लेते हैं उस चीज को, वो क्योंकि कहते हैं ना, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। मैं आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सेंटिमेंट एनालिसिस पे 2 क्लासें लगा देता, मेरे ख्याल में वो वैसे नहीं समझ आनी थी जैसे जब पिक्चर के थ्रू दिखाया गया तो समझ आई। बात मान रहे? तो इसलिए ये एक प्रोवर्ब है कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, के एक आपने कॉन्सेप्ट को वैसे एक्सप्लेन करना है वर्सेस आप एक तस्वीर दिखा दें, तो तस्वीर के थ्रू वो जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हम बेसिकली डिफरेंट किस्म के टेबल्स, ग्राफ्स के मदद से वो क्या करते हैं, वो पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स और आउटलायर्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं एक्सप्लोरेशन के लिए? बेसिक बेसिक टेक्निक्स यूज होती हैं। स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स आपने शायद स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक इस तरह का ग्राफ देखा हो, जिसमें एक होता था एक्स एक्सिस, एक होता था वाई एक्सिस। आप इस ग्राफ के ऊपर डाटा प्लॉट कर देते थे। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और वाई एक्सिस पे आपकी सेल्स। तो आपने पिछले 10 साल का डाटा प्लॉट कर दिया कि जी जब एडवर्टाइजमेंट इतनी थी तो सेल इतनी थी। मतलब स्कैटर प्लॉट को स्कैटर प्लॉट कहते क्यों हैं? ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जो इसके ऊपर क्या हुई है, प्लॉट हुई है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे ग्राफ में होता है वो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई एक्सिस का, क्लियर है बात? ये स्कैटर प्लॉट। फिर दूसरा, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस, डाटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, इसमें डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो हैं। ये क्वांटिटेटिव मेथड्स में इंक्लूडेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है, फॉर एग्जांपल ये जैसे इधर यूज हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये शो कर रही है कि 50 सपोज, और इसमें हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन लेवल हमने मेजर, तो हमें ये पता लगा ये है लीस्ट सेटिस्फाइड और ये है मोस्ट सेटिस्फाइड। तो हमें ये पता लग रहा है कि 50% कस्टमर्स इधर फॉल कर रहे हैं, 50% कस्टमर्स इधर फॉल कर रहे हैं। एक स्मॉल प्रोपोर्शन है जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, एक स्मॉल प्रोपोर्शन है जो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड।
ये एक, अब ये कैसे बना ग्राफ, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये एक इनिशियल एनालिसिस है। इनिशियल क्यों कह रहा हूं, अभी सिर्फ क्या पता लगे ये सेटिस्फाइड है या नहीं है, और कितने परसेंटेज कितना सेटिस्फाइड। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कोरिलेशन मैट्रिसेस। कोरिलेशन मैट्रिसेस में क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स का कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा था आपने। उसमें एक होता था स्ट्रांगली कोरिलेटेड, एक होता था अनरिलेटेड, अगर बहुत पॉजिटिव वन है तो हाईली कोरिलेटेड शायद उसको बोलते थे, इस तरह का था, नेगेटिव वन है तो इनवर्स रिलेशनशिप था, इस तरह की कोई चीज थी। कोरिलेशन मैट्रिसेस ये देखती हैं कि आपके पास डाटा हो कि आपने एडवर्टाइजमेंट बढ़ाई तो सेल्स पे क्या इफेक्ट आया, आपने डिस्काउंट्स दिए तो सेल्स पे क्या इफेक्ट आया, और इसकी ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट या कोरिलेशन मैट्रिसेस होते हैं ना, ये इसकी इंटेंसिटी को नापते हैं। फॉर एग्जांपल देखा ये गया कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ाया है तो सेल्स 30% से बढ़ गई। डिस्काउंट्स, मैंने 10% डिस्काउंट दिए, सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया, सेल्स में कोई इंक्रीज नहीं आया, तो मैं कहूंगा इसका मतलब है कि डिस्काउंट मेरी सेल्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। तो डिस्काउंट और सेल्स का आपस में कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, जबकि मार्केटिंग और सेल्स का आपस में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो मुझे सिर्फ क्या पता लगा, पैटर्न्स पता लगे, रिलेशनशिप्स पता लगे डाटा के। तो मैं डाटा को एक सिंपल लेवल पे क्या कर रहा हूं, डाटा को एक सिंपल लेवल पे क्या कर रहा हूं, मैं डाटा को सिंपल लेवल पे एक्सप्लोर कर रहा हूं। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो हमने पहली स्टेज में क्या देखा, डाटा कलेक्ट किया। पहली स्टेज क्या थी, डाटा कलेक्शन की। कलेक्शन कर ली तो उसके बाद उस डाटा में डुप्लीकेशंस होंगी, कोई वैल्यूज मिसिंग होंगी, फॉर्मेटिंग के मसले होंगे, कोई डेट किस फॉर्मेट में आ रही है, कोई डेट किस फॉर्मेट में आ रही है। तो उन तमाम मसाइल को मैंने क्या कर लिया, हल कर लिया डाटा क्लीनिंग, क्लींजिंग या स्क्रबिंग के थ्रू। और फिर उसके बाद मैंने, अब जब क्लीन फॉर्मेट में मेरे पास डाटा है तो मैंने उसको क्या करने की कोशिश की, एक्सप्लोर करने की कोशिश की। अब उसको एक्सप्लोर करते हुए मुझे क्या चीज माइंड में रखनी है, जब मैंने एक्सप्लोर किया उसको मुझे रिलेशनशिप पैटर्न्स मिले। नाउ हियर कम्स इन डाटा मॉडलिंग। यहां पर आती है बेसिकली आपकी डाटा मॉडलिंग, और ये बेसिकली आपकी वो प्राइमरी स्टेज है जहां से एक्चुअली एनालिटिक्स स्टार्ट हो। आपने डाटा मॉडलिंग में क्या करना है, डाटा मॉडल्स बिल्ड करने। डाटा मॉडल्स से क्या होगा कि आप ये चार चीजें कर पाएंगे। जो आप डाटा मॉडल्स बिल्ड करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो एज सिंपल एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो सकता है, और वो पाइथन हो सकता है, पावर बीआई हो सकता है। ये वर्ड से अभी आपने पजल नहीं होना, ये वर्ड्स आगे जाके जितनी डिटेल में आएंगे उतनी डिटेल में हम इन्हें कवर करेंगे। लेकिन अभी ये है कि वो जो मैंने पैटर्न्स बिल्ड किए थे, अब उसके ऊपर मैंने क्या करना है, एक मॉडल बिल्ड करना है, ताकि जब मैंने वो जो ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स तो मुझे नजर आ रही हैं, तो मैं उनसे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करूं ना, फोरकास्ट करूं ना, क्लस्टर्स बनाऊं, क्लासिफाई करूं डाटा को। ये क्या है बेसिकली, ये सही जो इसको समझने का तरीका है ना, वो है थ्रू दीज टेक्निक्स। ये क्या है, ये है डाटा मॉडलिंग टेक्निक्स। मसलन आप एक टेक्निक क्या यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस आई सपोज आपने शायद क्वांटिटेटिव मेथड्स में वर्ड सुना होगा, लेकिन सिर्फ सुना होगा, शायद उसकी एप्लीकेशन इस तरह से नहीं की होगी।
ये क्या है? ये रिग्रेशन एनालिसिस का जो मॉडल है, ये यूज किस पर्पस के लिए होता है? प्रिडिक्शन के लिए। किस चीज के लिए यूज होता है? प्रिडिक्शन के लिए। फाइंडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स, स्पेंडिंग एक्स अमाउंट इंक्रीजेस सेल्स बाय वाई अमाउंट। मतलब अगर आप 100 रुपए से अपनी एडवर्टाइजमेंट बढ़ाते हैं तो आपकी सेल्स कितनी अमाउंट से इंक्रीज होगी, वो आपको मॉडल बताएगा। आप उसमें एक्स की वैल्यू डालेंगे, जैसे नहीं वो एक इक्वेशन मैथ्स में आप लोग पढ़ते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो रिग्रेशन इज समवॉट लाइक दैट, कि आप उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, वो आपको x है बेसिकली आपकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, वो आपको y की वैल्यू बता देगा। तो आपने एक मॉडल डेवलप कर लिया। ठीक है, ये टेक्निक यूज किस पर्पस के लिए हो रही है? प्रिडिक्शंस के लिए। कि अगर मैं सेल, मतलब ये आपको विजुलाइज करने में मदद देगी ना, कि अगर मैं सेल्स इतनी कर दूं, तो वो अगर मैं एडवर्टीजमेंट इतनी कर दूं तो मेरी सेल्स इतनी हो सकती। ये क्या है? रिग्रेशन के थ्रू आप। अच्छा, जो ये दूसरी और तीसरी चीज है, ये एक बड़ी मजेदार सी चीज है कि डेटा मॉडलिंग जब करनी होती है, मतलब डेटा में से जब आपने एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन करनी होती है, तो उसके अंदर ये दो स्टेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है क्लस्टरिंग स्लैश सेगमेंटेशन, और दूसरी है क्लासिफिकेशन। और क्लस्टरिंग के साथ लिखा हुआ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? सुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इधर क्यों मेंशन कर दिया? ये आगे जब हम सिस्टम्स पढ़ेंगे वहां पर जाके ये कॉन्सेप्ट आने। अभी मैं आपको ये सिखा नहीं रहा कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। ये पढ़ेंगे हम वहां पर जाके, लेकिन आपने इन्हीं नोट्स को अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी रिवाइज करना है ना। ड्यूरिंग रिवीजन फेज भी, फरवरी के महीने में भी आप इन्हीं से रिवाइज करेंगे, तब तो आपने वो सिस्टम्स पढ़ लिए होंगे, ताकि तब वो आपके काम आ जाए। अच्छा, क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग है एल्गोरिदम डिस्कवर्स इनहेरेंट ग्रुपिंग और स्ट्रक्चर within the data that has no predefined labels। क्लस्टरिंग बेसिकली क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डेटा मशीन के अंदर फेंकें और उसको कहें डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दिस डेटा। मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स का डेटा था, उसमें कस्टमर्स की एजेस भी मेंशन, उनके परचेजिंग हिस्ट्री भी मेंशन, कि वो कितनी कितनी वैल्यू की परचेजेस करते रहे। ठीक है, ये सब डाटा था। आपने ये डाटा सिस्टम के अंदर लोड किया, आपने उसको कहा कि इस डाटा के अंदर आप कोई क्लस्टरिंग कर दें, कोई ग्रुपिंग कर दें, कोई सेगमेंट्स बना दें, जैसे भी आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं उसको दे रहे। उसने आपको क्या ग्रुपिंग बना के दी? उसने आपको एक एज ग्रुप्स के हिसाब से डाटा कंपाइल करके दे दी, कि आपके इतने कस्टमर्स हैं जो इस एज ग्रुप में हैं, इतने कस्टमर्स हैं जो इस एज ग्रुप में हैं, इतने कस्टमर्स हैं जो इस एज ग्रुप में। बात समझ में आ रही है? अगर आप उसको फर्दर एक्सपेंड करना चाहे तो लिस्ट भी निकल आएगी कि कौन कौन से कस्टमर्स हैं और उनकी क्या क्या स्पेसिफिक एज। बात समझ आ रही है? तो एक उसने खुद ही, और इसको वैसे बताना तो नहीं था, लेकिन आपको समझ शायद आ गया होगा इसको अनसुपरवाइज्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। उसने खुद ही, आपने डाटा सिर्फ थिंक, आपको नहीं पता था कि वो आपको एज ग्रुप्स की बेसिस पे ना। फिर एक और उसने क्या चीज करके दी, उसने ना उसमें आपको बाइफरकेशन करके दी, कि ये कस्टमर्स हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा आपसे परचेजेस करते हैं, ये मीडियम कैटेगरी की, और ये कभी कभार। बात समझ में ये उसने आपको सारी लर्निंग करवा दी आपकी, आपने उसको कुछ सुपरवाइज नहीं किया, कोई कमांड नहीं दी। अच्छा, जब उसने ये क्लस्टरिंग हो गई,
उसने ये ग्रुपिंग्स कर दी, और ये जो लिखा ना विद इन डाटा दैट हैज नो प्री डिफाइंड लेबल्स, इसका यही मतलब है कि कोई प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। अगला काम क्या हुआ, क्लासिफिकेशन मॉडल्स। अब जरा समझिएगा, टू प्रिडिक्ट अ प्री डिफाइंड डिस्क्रीट लेबल फॉर अ न्यू डाटा। इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे, और ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, क्योंकि आई गॉट द चांस टू ऑडिट वन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, तो वहां पर ये वर्ड बहुत यूज होता था कि वो कहते थे कि ये कस्टमर हमारा चर्न हो जाएगा, और ये कस्टमर्स हमारे, ये सब्सक्राइबर्स हमारे रुकेंगे। चर्न का मतलब, ये चर्न की जो टर्मिनोलॉजी है ना, खास तौर पे, वैसे तो एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ये खास तौर पे यूज होती है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। आप अगर एक मोबाइल नेटवर्क छोड़ देते हैं, यू फोन पे थे सपोज आप, और आप जो है वो यू फोन से जैज पे चले जाते हैं, तो उनकी नजर में आप क्या हैं, एक चर्नड कस्टमर, बिकॉज यू लेफ्ट देम। तो चर्न एक फैंसी वर्ड है फॉर लेफ्ट कस्टमर, जिन्होंने छोड़ दी। अब बेसिकली क्लासिफिकेशन मॉडल्स क्या करती हैं, वो आपको ये क्लासिफाई करके देती हैं, ये प्रिडिक्ट करके देती हैं कि ये कस्टमर आपका जाने वाला है, और ये सब्सक्राइबर्स आपके रुकेंगे। मतलब उनके पास आपने सिस्टम के अंदर डाले, यहां पे अब वापस आता हूं क्लस्टरिंग पे और फिर क्लासिफिकेशन, ताकि दोनों का फर्क भी समझ आए। ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, इनके पास बहुत सा डाटा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या इनके पास ये डाटा होगा कि आपने कितने मिनट्स यूज किए, आपने कितना डाटा यूज किया, ये सारा डाटा इनके पास मौजूद है। अब हुआ ये सारा डाटा उन्होंने सिस्टम के अंदर लोड कर, अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, और सिस्टम को कहा इसमें से क्लस्टर्स बना के दें, ग्रुपिंग्स करके। कस्टमर ने अब ग्रुपिंग की कि ये जो कस्टमर्स हैं, इनका कॉल का भी अच्छा खासा यूज है, इनका डाटा का भी अच्छा खासा यूज है। फिर एक को कहा उन्होंने हाई यूजेज, एक को कहा मीडियम, कुछ एक और ग्रुप बनाया मीडियम यूजेज, फिर एक और ग्रुप बनाया लो यूजेज। अब ये जो क्लास, ये क्या की उन्होंने, क्लस्टरिंग कर दी, सेगमेंटेशन कर दी। अभी कोई इनके ऊपर स्पेसिफिक लेबल्स नहीं लगाए। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, आप क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा कस्टमर, मतलब क्लासिफिकेशन मॉडल ये करके देगा कि इनमें से ये कस्टमर्स हैं जो एक्सपेक्टेड है कि निकल जाएंगे। मतलब लो के अंदर भी वो एक सबसेट क्रिएट करके कहेगा। तो ये जो हमने कहा ना कि ये प्रिडिक्ट करता है एक प्री डिफाइंड डिस्क्रीट लेबल, तो इधर अगर मैं आपसे पूछूं कि लेबल क्या है, तो एक लेबल है लीव, दूसरा लेबल है स्टे। आप समझे, क्लासिफिकेशन जरा एडवांस्ड टेक्निक है, लेकिन इसके सीक्वेंस एक्चुअली यूं है, पहले क्लस्टरिंग है, फिर क्लासिफिकेशन। क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग। लेकिन हम अनसुपरवाइज सुपरवाइज को आगे डिटेल में कवर करेंगे। और फिर इसके बाद एक चीज, एक टेक्निक जो इधर आती है, दैट इज टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। क्या है, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। टाइम सीरीज एनालिसिस, ये आप लोगों ने क्वांटिटेटिव मेथड्स में तो नहीं पढ़ा, मूविंग एवरेजेस मेथड। अच्छा, जो पढ़ाने वाली चीजें हैं वो नहीं रखी हुई। क्वांटिटेटिव मेथड्स के कोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, मतलब मोटे मोटे टॉपिक्स। अच्छा, खैर उसका भी थोड़ा बहुत यूज है, लेकिन ये अब ये जो डाटा का पेपर है ना, उस हिसाब से ये वाली चीजें वहां पे कवर होनी चाहिए। बट आई थिंक वो फायदा फिर भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो असाइनमेंट से पास होते हैं, तो इसलिए वो कोई इतना हेल्पफुल नहीं।
टाइम सीरीज फोरकास्टिंग क्या है? टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में ये होता है बेसिकली कि आप ना अपना टाइम, अब ये टाइम ईयर्स में भी हो सकता है, एक साल को हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। तो क्वार्टर भी हो सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल एक्सिस पे मैंने क्या रखी? सेल्स। तो जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या हो? टाइम हो, और वर्टिकल एक्सिस पर कोई और वेरिएबल हो, तो इसको हम कहते हैं ये टाइम सीरीज एनालिसिस। मतलब जब इस डाटा को हम यूज करके कोई एनालिसिस करेंगे तो वो क्या है? टाइम सीरीज एनालिसिस। और इसमें क्या होगा कि आप पास्ट डाटा को यूज करके फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के मेथड्स इंक्लूडेड है, लेकिन वो आपके क्योंकि कोर्स में नहीं है तो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस सिर्फ इतना समझ लें कि पास्ट की बेसिस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, ये क्या है? टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के अंदर होता है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं किस चीज की? डाटा मॉडलिंग की, जिनके थ्रू आप क्या करते हैं? प्रिडिक्शंस करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक होगी बात? और ये जो प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग है, ये एक्चुअली लिंक्ड ही चीजें हैं। थोड़ा सा जो एक माइंड बारीक सा फर्क है वो ये है कि रिग्रेशन एनालिसिस जब हम कर रहे थे तो जो एक्स एक्सिस था दैट वाजंट लॉक्ड विद टाइम। ये जो फोरकास्टिंग का एनालिसिस का टूल है टाइम सीरीज, इसमें एक्स एक्सिस लॉक्ड है कि इधर सिर्फ और सिर्फ टाइम होगा। उधर तो एक्स एक्सिस के ऊपर एडवर्टीजमेंट था ना। बात थोड़ी सी समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज जो इसके अंदर इंक्लूडेड है कि हम इसमें टेक्निक्स किस किस्म की यूज कर रहे होंगे। मसलन ये जो मैंने आपको ऊपर टेक्निक्स बताई ना, टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये क्वांटिटेटिव मेथड के स्टैट्स के पोर्शन में इंक्लूड है नहीं, लेकिन इसमें बहुत सी टेक्निक्स आप समझ भी गए होंगे। वो क्या है? वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। जैसे जहां पर मैंने कौन से वर्ड्स यूज किए? सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है? that enables computers to automatically learn from data, identify patterns and make predictions। कंप्यूटर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये कस्टमर आपका चर्न हो जाएगा, ये कस्टमर आपका स्टे करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है। तो ये रेंज बेसिकली जो मॉडल्स इसमें यूज होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स जैसे रिग्रेशन, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की टेक्निक्स हमने ली, और उसके अलावा मशीन लर्निंग जैसे जो क्लस्टरिंग है, जैसे क्लासिफिकेशन है, वो बेसिकली मशीन लर्निंग का पार्ट। उसमें कुछ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, कुछ सुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे आपने, और ये चीज मैंने, आपने भी आई एम श्योर एक्सपीरियंस की होगी, आप फूड पांडा से एक दफा एक चीज मंगवाएं, इंटरेस्टिंगली वो आपको दोबारा जो नोटिफिकेशन आता है ना उसकी तरफ से, वो उसी टाइम पे आता है। आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने बहुत मरतबा ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे हम लोग लेट नाइट में अगर ऑर्डर कर रहे थे, तो 2-4 दिन अगर हमने रेगुलर ऑर्डर आपने किया ना, और आप फिर 5वें दिन नहीं कर रहे, तो वो खुद आपको रिमाइंड कराए। अच्छा, उस दिन ना, हाँ, रुक गए हम, ने कहा नहीं करना। थोड़ी देर गुजरी ना, घंटा एक गुजरा, अब उसने हमें डिस्काउंट्स की तरफ लेके गया कि अच्छा, क्या आप 30% डिस्काउंट भी नहीं अवेल करना चाहते? बात थोड़ी सी समझ में आ रही है कि वो देख रही है कि अच्छा, ये तो एक रूटीन में ऑर्डर कर रहे थे, आज नहीं कर रहे, क्या मसला है? डिस्काउंट दे के चेक करता। वो जो सारा कुछ ह्यूमंस ने सोचना था, लेकिन इतने लार्ज वॉल्यूम पे ये सारी ह्यूमन की थिंकिंग है जो मशीन के अंदर आ गई है, मशीन ने लर्न कर ली। मशीन
सिमिलर कस्टमर के बिहेवियर से भी लर्न कर रही है, डिफरेंट, मतलब इट्स क्वाइट सोफिस्टिकेटेड, लेकिन वो उस तरीके से लर्निंग हो रही है उसकी। ये मशीन लर्निंग है ना, कि आप बात कर रहे हो ना किसी प्रोडक्ट के बारे में, आप फेसबुक इंस्टा स्क्रॉल करें तो आपको वो चीज दिखना शुरू हो जाती है। ये आपके पास कुछ कोई मशीन है ना जिसमें कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वीर ऑल टेक्निकली कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो ये बेसिकली आपके पास स्टेप्स जो हैं, वो अभी तक हमने कौन से स्टेप्स कवर कर लिए? डाटा कलेक्शन, डाटा क्लीनिंग, एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग। इसके बाद अब आपके पास जो पांचवा स्टेप है, दैट इज इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन। अगर आप वो डेटा एनालिटिक्स का डेफिनेशन को माइंड में लाएं, तो वो क्या थी? एग्जामिन करना था रॉ डाटा को, और उसमें से ट्रेंड्स, पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स, इंसाइट्स डिस्कवर करने थे। अनकवर करना मतलब डिस्कवर करना, फॉर डिसीजन मेकिंग। तो अब यहां पर वही चीज है कि जो आपको मॉडल रिजल्ट्स जनरेट करके दे रहे, उसकी बेसिस पे आप क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू मीनिंगफुल बिजनेस इनसाइट्स, और उसकी बेसिस पे फर्दर क्वेश्चनिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल से देखेंगे तो ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी कि स्टेज का क्या मकसद है। मीजान बैंक ने एक मॉडल डेवलप किया लोन डिफॉल्ट्स को प्रिडिक्ट करने का, कि हमने जितने कर्जे दिए हुए हैं तो कौन से कस्टमर्स जो हैं वो डिफॉल्ट कर सकते। डिफॉल्ट करने का लोन के ऊपर मतलब क्या होता है? कि वो कर्जा वापस ना करें। विच अच्छा, अब उन्होंने वो जो मॉडल प्रिडिक्ट बनाया टू प्रिडिक्ट लोन डिफॉल्ट, उसने उस मॉडल ने क्या बताया? उस मॉडल ने जो कुछ बताया होगा वो स्टेज नंबर 4 में बताया होगा। अच्छा, उसने क्या बताया? उसने बताया कि जो लो मंथली इनकम है जिस कस्टमर की, जिस बोरोअर की, और जिसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इरेगुलर है, वो बेसिकली डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी उधर ज्यादा है। इसको इंटरप्रेट कैसे हमने किया? इसको हमने इंटरप्रेट किया कि अच्छा, मतलब जिन कस्टमर्स में ये दो फीचर्स हैं, तो वो क्या है? डिफॉल्टर लिस्ट में आने के उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। इस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में हमें बिजनेस इंसाइट क्या मिली? बिजनेस इंसाइट मतलब बिजनेस को इससे क्या सबक मिला? इंसाइट बेसिकली ना सबक है, कि अच्छा, मतलब जो लैंडिंग क्राइटेरिया वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि कस्टमर्स की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रेगुलर है या नहीं, इनकम एक रीजनेबल लेवल पे है या नहीं, और डिमांड कोलेटरल फ्रॉम सच एप्लीकेंट्स। कोलेटरल का मतलब क्या होता है? कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी, कोई गारंटी वगैरह। अब फर्दर क्वेश्चन जब आप इनसाइट करते हैं ना, तो फिर फर्दर क्वेश्चंस भी उससे अराइज हो सकते हैं। तो फर्दर क्वेश्चन क्या है? कि क्या सैलरीड वर्सेस जो सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर होते हैं, उनमें भी कोई डिफरेंस होगा बिहेवियर में? क्योंकि फ्रीलांसर की भी उस तरह रेगुलर तो वो नहीं है। तो क्या सैलरीड वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड में से भी हमें डिस्टिंक्शन करनी चाहिए? तो ये क्या है, आपके पास जो मॉडल ने आपको डाटा जो प्रिडिक्शंस करके दी, आपने उसको क्या किया? इंटरप्रेट किया, उससे सबक जनरेट किए, और वो सबक जो आपने, जो इनसाइट्स जनरेट हुई, अगला स्टेप गैस करें क्या होगा? डिसीजन मेकिंग। अगर आप उसकी डेफिनेशन में भी जाएं, तो अगला इंसाइट्स थे, उससे क्या थी? डिसीजन। ये जो पार्ट था, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा सेट्स, अभी तक की स्टेजेस को अगर मैं आपको कनेक्ट करके दूं, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा सेट्स। तो डाटा सेट में पहली चीज क्या थी? डाटा का होना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्ट कर लिया कोई किसी फॉर्मेट में, कोई किसी फॉर्मेट में, तो उस पर एग्जामिनेशन करना तो मुश्किल होगा, चेकिंग करना तो मुश्किल होगा। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? क्लीनिंग, क्लींजिंग, या स्क्रबिंग। स्क्रबिंग या स्क्रेपिंग? स्क्रबिंग। अच्छा, वो आपने डाटा क्लीनिंग कर ली,
उसके बाद अब एग्जामिनिंग में एक होगी। अच्छा, जिस तरह होता है, एक डॉक्टर्स के पास भी हो जाते हैं, एक होती है इनिशियल एग्जामिनेशन और एक होती है डिटेल्ड एग्जामिनेशन। इनिशियल एग्जामिनेशन, आप डॉक्टर के पास जाए ना, तो वो डॉक्टर के पास चेक कराने से पहले कहता है अच्छा जरा बीपी वगैरह चेक कर लें, बेसिक चीजें, वेट चेक कर लें। ये क्या है? इनिशियल एग्जामिनेशन। तो हम भी यहां पर वो जो डेटा एक्सप्लोरेशन होता है उसमें इनिशियल एग्जामिनेशन कर रहे थे। फिर आती है डिटेल्ड एग्जामिनेशन। वो क्या थी? जो आपके डेटा मॉडलिंग की, जो डेटा मॉडल्स थे, वो स्टेज आ गई। उधर से आपकी क्या स्टेज आई? इंसाइट्स जनरेट करने की, इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट्स। और इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट्स के बाद अगली चीज क्या है? डिसीजन मेकिंग। आपको बात समझ आ रही है कि ये स्टेजेस असल में इस डेफिनेशन के अंदर ही छुपी हुई हैं। डाटा सेट्स के वर्ड से आपको डाटा कलेक्शन, डाटा क्लीनिंग याद होना चाहिए। एग्जामिनिंग से आपको डाटा एक्सप्लोरेशन और डाटा मॉडलिंग याद होना चाहिए। इनसाइट से आपको इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट्स याद होना चाहिए। और फिर डिसीजन मेकिंग से आपको डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन का वर्ड याद होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन का वर्ड याद होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, अब आपने जो प्रिडिक्शन देखी, आपको पता लगा कि भाई अगर डिस्काउंट 10% देंगे तो सेल्स 30% बढ़ जाएंगी। तो इस इंसाइट की बेसिस पे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को एडजस्ट कर लें, अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट कर लें। याद करें जो चैप्टर 1 था, उसका जो इंट्रोडक्शन टू डाटा था, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग में मैंने ब्रैकेट में आपको प्राइसिंग डिसीजन दी एग्जाम्पल के तौर पर लिख। और भी बहुत से डिसीजन लिए जाते हैं, ये एक एग्जाम्पल है प्राइसिंग डिसीजन। नहीं समझ आ रही? समझ आ रही? बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? वर्ड्स थोड़े आसान, हल्का नहीं लेना। वर्ड्स थोड़े हैं। ये इस सब्जेक्ट का एक मसला ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी जहन में आएगा उतनी जल्दी जहन से निकल। मैं आपको, अगर आपने एक तजर्बा करना है ना, आपको एक चैप्टर एक महीने के लिए छोड़, बस मैं खत्म, एक चैप्टर जो है ना एक महीने के लिए छोड़ दें, चैप्टर 1। हालांकि चैप्टर 1 में कोई ऐसी मुश्किल चीज है वो भी भूल जाए। आप कहेंगे क्या मतलब एनएल, सब कुछ भूल जाएगा। तो आपने बार बार कॉन्सेप्ट्स को प्लीज रिवाइज करते रहना। अच्छा, लास्ट जो स्टेज है दैट इज मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट एन इटरेटिव साइकिल। ये साइकिल का मतलब, साइकिल ना यूं होती है, ये जो इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। मतलब सातवीं जो स्टेज है ना, वो क्या है? मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। कि आपने ये काम करके सो नहीं जाना, बल्कि आपने कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना है, कॉन्स्टेंटली चेक करना है कि भाई अच्छा वो प्राइस कम की थी तो सेल्स वाकई इंप्रूव हो रही है, या आप देखते हैं नहीं अब सेल्स उस तरह से इंप्रूव नहीं हो रही। तो इसमें क्या है? एक फीडबैक लूप है। फीडबैक लूप का मतलब क्या है? ये जो साइकिल मैंने बनाई है, इसको क्या किया जाएगा? रिविजिट, दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि भाई अपडेटेड डाटा कलेक्ट करो, मॉडल को मजीद इंप्रूव करें, मजीद रिफाइन करें, ताकि ये चीज आपका जो बिजनेस है वो एज अ होल अच्छा परफॉर्म करना। क्लियर हो गई बात? तो असल में मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन वो चीज है जो आपको माइंड में रखनी है। जो मेन चीज हमने आज की क्लास में दो चीजें पढ़ी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स और डाटा एनालिटिक्स साइकिल। ठीक है, ये दो चीजें हमने कवर की। और इसके अंदर जो मेन चीज आपको समझ में आनी चाहिए ना, अगर आप ये डेफिनेशन समझ लें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग क्या चीज? डाटा सेट्स। इसको एग्जामिन करके हासिल क्या करना है? ट्रेंड्स, पैटर्न्स, इनसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। अब यहां पर मैंने चार वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन की हैं।
एग्जामिन करना डाटा सेट को, तो डाटा सेट पहले होना चाहिए। कौन सी दो स्टेजेस होंगी? डाटा कलेक्शन और डाटा क्लीनिंग। क्योंकि एग्जामिन करने के लिए डाटा एक क्लीन फॉर्म में होना चाहिए। एग्जामिन करने के लिए डाटा एक क्लीन फॉर्म में होना चाहिए। कुछ टेस्ट्स होते हैं जो सिर्फ फास्टिंग में होती हैं, बस यहां से आपने बात याद रखनी। तो डाटा सेट्स के ऊपर दो चीजें इंशाल्लाह हमने माइंड में रखनी है। नंबर वन डाटा कलेक्शन, नंबर टू डाटा क्लीनिंग। अच्छा, ये जब काम हो गया तो फिर उसके ऊपर एग्जामिनेशन करनी है, डाटा के ऊपर चेकिंग करनी है। तो एक उसमें इनिशियल एनालिसिस है जो कि है डाटा एक्सप्लोरेशन, और एक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि है डाटा मॉडलिंग। और उसके नतीजे में आपको आपको फिर जो डाटा मॉडल के रिजल्ट्स होंगे उनको क्या करना है? इंटरप्रेट करना है, उससे बिजनेस इंसाइट्स जनरेट करनी है। फिर डिसीजन मेकिंग और एक्शन की स्टेज है, और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज करना का मतलब होता है रिजल्ट्स को मजीद इंप्रूव करना, मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन?